लोग बड़े मजे से कह देते सब नेता गड़बड़ है। अरे नेता गड़बड़ है, नेताओं का अपना काम है, तेरा क्या कुछ काम है? मैंने भी तो बाबा साहब को पढ़ा है, मैंने भी तो सर्टिफिकेट जेब में लेकर घुमा था। कभी मुझे स्कॉलरशिप दे दो, मैं तो शेड्यूल कास्ट का हूँ, मुझे नौकरी दे दो, मैं तो SC का हूँ, मुझे प्रमोशन दे दो, मेरी जेब में सर्टिफिकेट रखा हुआ है। अब रिटायर हो गया तब भी तेरे पास टाइम नहीं है। उस वक्त समाज ने इसलिए माफ कर दिया था क्योंकि तू पढ़ता था, तू नौकरी करता था, समाज दयालु था, उसने तेरे ऊपर जोर नहीं डाला था। लेकिन आज तो तू रिटायर हो गया, अब इधर उधर से कहें तो सब मैं दूध लेने जा रहा हूँ, मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं घर की चौकीदारी कर रहा हूँ, केयर टेकर हूँ मैं। अरे भाई, बुढ़ापे में तो कम से कम थोड़ा सा समाज के लिए काम कर लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी कौन सी बात आज से 67 साल पूर्व कही थी जिसके ऊपर आज रिसर्च करने की ज़रूरत महसूस हो रही है और आगरा के अंदर बैठ कर के इसे बहुत गंभीरता से सोचने की बात हो रही है। तो वो 3 बातों में एक तो यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ बहुत दुखी होकर के कहा कि भाई ये जो कारवां है, ये मैं बहुत मुश्किल से विरोधियों से लड़ करके, विरोधियों का मुकाबला करके यहाँ तक लेके आया हूँ। ये आगे बढ़ना चाहिए। हे मेरे अनुयायी हो, इसे आगे न बढ़ा सको तो कम से कम इसे यहीं टिके रहने देना, क्योंकि किसी चीज़ को टिकाए रखने के लिए भी ताकत लगाने की ज़रूरत होती है। अगर कोई दुश्मन पीछे धकेल रहा है तो हमको उसको ताकत लगाने के लिए भी ताकत खर्च करनी होती है। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि इसको यहीं टिकाए रखने के लिए भी कम से कम काम करते रहना, लेकिन किसी भी हालत में इसे पीछे मत जाने देना। तो और दूसरी बात उन्होंने एक ये भी कही कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मैं खुश नहीं हूँ, उनसे मुझे निराशा लगी है। उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई है जो उनको निभानी चाहिए थी। तो हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग उस वक्त जिंदा न हों। मेरी इस वक्त उम्र 70 साल है, अभी हो जाएगी 6 अप्रैल को 71वीं साल में प्रवेश करूंगा, तो मैं भी उस वक्त शायद 3 साल का ही हूँगा। तो हम लोग ज़्यादा दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए तो दोषी हैं कि जब हमें पता चल गया है तो हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए। तीसरी बात बाबा साहब ने और कही थी जिसके ऊपर हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं। रात को लोग जो सोए हैं वो भी चर्चा करते करते सोए हैं कि मैं ऐसा आपको धर्म दे के जा रहा हूँ, ऐसा प्राचीन इस देश का धर्म दे के जा रहा हूँ जिसे दुनिया सैल्यूट करती है, जिसे दुनिया के 40 कंट्री के लोग सैल्यूट करते हैं, मैं ऐसा धर्म दे के जा रहा हूँ। तो ये 3 बातें जो इस संदेश भूमि के ऊपर हुई है, और मैं आदरणीय संस्थापक जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी तरफ से भी, क्योंकि हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम करके न एक नसीहत दी है कि हम कुछ सीख सकें उत्तर प्रदेश के लोग। तो ये मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 जनपद हैं। अभी हम लोग क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी रहते हैं, फिजिकली भी रहते हैं, ऑनलाइन भी रहते हैं, इसके बावजूद भी 18 मंडलों में से करीब 10 मंडलों के लोग इस मीटिंग में आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। किसी मंडल से ज़्यादा लोग हैं, किसी मंडल से कम लोग हैं। अभी हमारे आदरणीय दशरथ मौर्य जी जहाँ से आए हैं वो 3 मंडलों को उधर बहुत अच्छी तरह से तैयार कर चुके हैं। देवी पाटन मंडल, फैजाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, बरेली मंडल के साथी हमारे बैठे हुए हैं, हमारे बुंदेलखंड के साथी बैठे हुए हैं चित्रकूट मंडल से, और आपके झांसी मंडल से, अलीगढ़ मंडल से, मेरठ मंडल से, और आपके आजमगढ़ मंडल से, इन सभी मंडलों का यहाँ प्रतिनिधित्व है। अब मैं जो बातें यहाँ हो रही हैं कि ये कारवां क्या रुक गया है या पीछे जा रहा है, आगे बढ़ने की बात तो खैर हम लोग नादान लोग भी जानते हैं कि आगे तो बढ़ा नहीं पाए हैं। तो इन 3 बातों के संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा
कि मैं 2 सितंबर 2017 तक सक्रिय राजनीति में था। 2 सितंबर 2017, अब 23 चल रहा है, मेरे ख्याल से 6 साल के से कुछ कम होगा। तो तब से मैं कोई सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं जब सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता तो मुझे क्या काम करना चाहिए। तो जो अभी प्रस्तावना में आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष, जो आज के अध्यक्ष भी हैं इस प्रोग्राम के, उन्होंने कहा कि भाई जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें अगर सूख जाती हैं, उनको खाद पानी नहीं दिया जाएगा तो जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाएंगी तो फिर उसका वो जो ताना बाना है वो खड़ा नहीं रह सकता, सूखने लगेगा। तो मैं इसी उद्देश्य को लेकर के जब इस कार्य इसमें लगा तो मैंने सोचा कि भाई कुछ पता करना चाहिए कि कहाँ काम ठीक लगेगा। तो मैं इस देश के बहुत सारे स्थानों पर गया, बहुत सारे लोगों से मिला। मैं महाराष्ट्र भी गया, नागपुर गया, औरंगाबाद गया, जलगांव गया, मैं राजस्थान गया, मैं जो उत्तराखंड गया, ऋषिकेश में मीटिंग हुई, दिल्ली और लखनऊ में, तो मेरे ख्याल से कई मीटिंगें मैंने अटेंड की। और इससे काम में मेरा काफ़ी टाइम खराब हुआ और काफ़ी पैसा भी खराब हुआ, और सच पूछो तो मेरा दिमाग भी खराब हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ आरबीएम के साथियों का। मुझे कहीं से पता चला कि आरबीएम के नाम से कोई अधिवेशन होने वाला है लुम्बिनी में, और वहाँ का कोई ज़्यादा किराया भी नहीं लगता और पासपोर्ट भी नहीं लगता। हालांकि मेरे पास पासपोर्ट था, मैं इससे पहले थाईलैंड घूम के आया था, तो लेकिन पता चला कि पासपोर्ट भी नहीं लगता है। तो हमें 2 आदमियों को और लेकर के हम 3 आदमी वहाँ गए, और वहाँ ये सब कुछ इनका देख करके तो मुझे लगा कि ये रास्ता यहाँ मिल सकता है, यहाँ बात बन सकती है। क्योंकि असल में क्या है, मैं जिन साथियों से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि सारे लोग अंधेरे में खड़े हैं, सारे लोग अंधेरे में खड़े हैं। जनता भी अंधेरे में है और नेता भी अंधेरे में है, और नेता बराबर ये कह रहा है कि तू मेरे पीछे आ जा, रास्ता मुझे दिख रहा है। लेकिन हम लोग इतना तो जानते ही है कि अंधेरे में न नेता को दिखेगा न किसी जनता को दिखेगा। और या फिर बात इतनी हो रही थी कि लोग सुनते थे और कुछ लोग सुनाते थे। तो सुनाने से और सुनने से भी बात नहीं बन सकती, वो भी ज़्यादा उपयोगी बात होती। तो फिर यहाँ जो इतने हमारे विद्वान साथी बोल के गए हैं, तो वो ऐसा आपको, और कल जो आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी ने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही ऐसी खतरनाक है। कल मैं अपने साथियों से कह रहा था कि अगर जो है मेरे जीते जी अगर मामला बिगड़ा तो मैं उसी रात को अपने आप को सुसाइड कर लूँगा। अगर मेरे आंखों के सामने बिगड़ा तो मैं एक क्षण भी उसके बाद जीना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अगर ये काम बिगड़ गया तो। जैसा कल इंजीनियर किशोर साहब ने कराया कि दुश्मन मौके की तलाश में है, तो मैंने सोचा कि भाई मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक करूँगा पूरी ताकत से। इसके बावजूद भी अगर कामयाबी दिखाई नहीं दी और वो कामयाब हो गया तो फिर मैं एक क्षण भी, मेरा जीने का कोई औचित्य नहीं है। कम से कम कोई और जिंदा रहे तो रह लेगा, खुशी अपने मनाता रहेगा। मैं उसी दिन अपने आप को सुसाइड करने के लिए मैंने कल अपने साथियों के सामने ये बात कही। तो मैं ये मानता हूँ कि ये इतना खतरनाक दौर है। ऐसे में अगर आप जो है सुनने और सुनाने के मामले में मशगूल रहे और करने के मामले में आपने कदम नहीं उठाया। अभी मुझे जो है 16 अक्टूबर को कहा गया कि भाई आपको उत्तर प्रदेश में काम करना है। हमने कोई काम किया नहीं है। आपने कहा कि ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है तो उत्तर प्रदेश में हमने कोई कुछ काम किया नहीं है। आप अगर तैयार हो तो मैं आपको ये जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। ऐसा संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों जो कुशल संचालक भी हैं आज, इन्होंने कहा लुम्बिनी में। तो मैंने कहा भाई मैं बूढ़ा आदमी हूँ लेकिन काम करने में बहुत जवान हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। भले ही आपको उम्र ज़्यादा लग रही हो, अगर आप खुश हो तो मुझे जिम्मेदारी दे सकते हो। आप लोगों का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी, और जो मेरे मन का काम था वो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि अंधेरे को बहुत लोग कोसते हैं, अंधेरे को कोसने से अंधेरा नहीं जाता है।
उजाले को खोजना चाहिए, मोमबत्ती जलाने का काम करना चाहिए। ये काम मोमबत्ती जलाने का है, ये आंदोलन खड़ा करने का काम है जो कल से हो रहा है। जब मैं कल शाम को इधर घूमने गया तो मैंने दुकानदारों से पता किया है, देखें लोगों की क्या मानसिकता है। तो लोग समझ रहे थे कोई नया तूफान आने वाला है, कोई नई बात होने वाली है। ऐसा तो ये होता ही नहीं था 10 साल से 20 साल से। तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि जब गौतम बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ, अपने 5 लायक साथियों के साथ जब पूरी दुनिया में छा सकते हैं तो हम इतने लोग कैसे नहीं छा सकते। यहाँ आप देख रहे हैं एक से एक जेन्युइन लीडरशिप है। जो मंच से अभी तक जितने लोग बोल के गए, चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे दिल्ली के लोग हों, चाहे कलकत्ता के लोग हों, चाहे उड़ीसा के लोग हों, क्या आपको फर्जी दिखाई दिए? आपको इंटेलिजेंट दिखाई नहीं दिए? क्या आपको कैपेबल दिखाई नहीं दे रहे? ये जेन्युइन एंड कैपेबल लीडरशिप है। और जहाँ तक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती, जो जिन्हें कभी मैं BS बामसेप के टाइम में खुद इन्हें आदेश दिया करता था, आज इनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तो मुझे इनमें जेन्युइन एंड कैपेबल लीडरशिप दिखाई दी है। मैं वैसे ही किसी को गुरु नहीं मानता। मायावती जी से भी मेरी कई बार पंगेबाजी हुई और कई बार मैं उनके साथ ही रहा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आज नहीं तो कल काम बन जाएगा। लेकिन हमें लगा कि भाई अब उनका काम उन्हें मुबारक, हमारा काम हमें मुबारक। हम किसी दूसरे को क्यों कंडेम करें, क्यों किसी को क्रिटिसाइज करें? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि सारी नेताओं की जिम्मेदारी है। लोग बड़े मजे से कह देते हैं साहब नेता गड़बड़ है। अरे नेता गड़बड़ है, नेताओं का अपना काम है। तेरा क्या कुछ काम है? तेने भी तो बाबा साहब को पढ़ा है, तेने भी तो सर्टिफिकेट जेब में लेकर घूमा था कि भाई मुझे स्कॉलरशिप दे दो, मैं तो शेड्यूल कास्ट का हूँ, मुझे नौकरी दे दो, मैं तो SC का हूँ, मुझे प्रमोशन दे दो, मेरी जेब में सर्टिफिकेट रखा हुआ है। अब रिटायर हो गया तब भी तेरे पास टाइम नहीं है। उस वक्त समाज ने इसलिए माफ़ कर दिया था क्योंकि तू पढ़ता था, तू नौकरी करता था, समाज दयालु था, उसने तेरे ऊपर जोर नहीं डाला था। लेकिन आज तो तू रिटायर हो गया है। अब इधर उधर से कहें तो सब मैं दूध लेने जा रहा हूँ, मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं घर की चौकीदारी कर रहा हूँ, केयर टेकर हूँ मैं। अरे भाई बुढ़ापे में तो कम से कम थोड़ा सा समाज के लिए काम कर लो। तो मैं अब अंत में, क्योंकि मुझे मालूम है संचालक जी सब पर पाबंदी रखे हुए हैं, लिखा हुआ भी है कि 5 मिनट सिर्फ, तो मैं यही कहते हुए कि बात मैंने करीब करीब अपनी कह दी है कि अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। सब झूठ बोलते हैं, न नेताओं को दिखाई दे रहा, न जनता को दिखाई दे रहा। जिसको दिखाई दे रहा है उसके साथ लगना पड़ेगा। जिसके हाथ में मोमबत्ती है, जिसके पास आंदोलन है, लोग कहते हैं कि वो जो सफ़र अख्तियार करते हैं, जो सफ़र अख्तियार करते हैं मंजिलों को वही पार करते हैं। जो सफ़र अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। 2 कदम चलने की हिम्मत तो करिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। आपने मुझे ज़्यादा देर सुना, माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत सभी को फिर पुनः अभिनंदन करते हुए